तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी? क्या हाल चाल है आप लोगों के? सभी अच्छे हैं? किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है? तो आ जाइए दोस्तों, क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोपहर 1 बजे अपनी क्लास होती है, आप लोग सभी जानते हैं। चलिए, दोपहर के 1 बज चुके हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आ जाइए। और दोस्तों, आप लोग मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, जिससे आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा मैं बता दूं, अगर आप लोग एसएससी की तैयारी करो तो सभी टॉप टीचर्स के टॉप बैचेज अभी स्टार्ट हुए हैं एसएससी के लिए। सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सारा दोस्तों आपको रिकॉर्डेड कंटेंट में मिल जाएगा। जो कोर्सेज हो चुके हैं पिछली बार के, वो भी मिल जाएंगे आप लोगों को। प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे 20,000 से ज्यादा, 300 से ज्यादा क्लासेस चलती है दोस्तों। 98% स्टूडेंट इसको पसंद कर रहा हूँ, और एक टीचर नहीं, आपको 70 से ज्यादा टीचर यहाँ पर मिलेंगे। तो 12 महीने का दोस्तों सब्सक्रिप्शन 6500 का है। नीरज 11 आप लोग जब लगाएंगे तो ये आप लोगों का 5,850 रुपए का पड़ जाएगा। और दोस्तों, अगर हम लोग बात करें रेलवे की, तो रेलवे के जो बच्चों को प्राइस ज्यादा लगती थी वो प्राइस कम हो चुकी है। आप लोग ले सकते हो 24 महीने का दोस्तों 3600 रुपए का, 2 साल का। नीरज 11 कोड यूज कर लेना, ये आपका और कम हो जाएगा, 3,240 आप लोगों का पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए। और वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पे भी मैं आपके लिए सुबह 9:30 बजे क्लास लेता हूँ, ध्यान रखिए आप लोग, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्लास नंबर 60। चलिए, कोई मन में इच्छा हो तो बताइए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 11:30 बजे एनालिसिस क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि दोस्तों, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं, 4-5 दिन से मैं बहुत ज्यादा बीमार चल रहा हूं मैं, है ना। कभी मेरे को 1 बजे क्लास छोड़नी पड़ती है, कभी 9:30 बजे। तो 2-3 बजते बजते तो भाई मेरी हालत ऐसी हो जाती है, बिस्तर में पड़ा रहता हूँ मैं। रात को उठता हूँ, मतलब बहुत ज्यादा तबियत खराब हो रही है। इसलिए इतनी हिम्मत नहीं होती रात को 11:30 बजे उठ के मैं आपके लिए एनालिसिस करवा सकूँ, है ना। या तो मैं आपको, है ना, 1-2 दिन में, जैसे आज हो सकता है, आज चांसेस रहेगा पूरा कि आज मैं करवा दूं आपको, है ना। तो 1-2 दिन के जो एनालिसिस होंगे मैं आपको एक साथ करा दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करें। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं। देखो, बाकी आप लोग की सारी क्लासेस तो कंटिन्यू रहती है मेरी, दोपहर 1 बजे और सुबह 9:30 बजे वाली, है ना। चलिए, मैं आप लोगों को क्या बता रहा था फ्रेंड्स, कि आपके सामने क्या रूल्स रहेंगे। आपके सामने क्वेश्चन आएगा, 4 आप लोग के पास में ऑप्शन आएंगे। जो भी आप लोगों को लगता है कि ये राइट आंसर होगा, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे। और जब पूरे 35 क्वेश्चन हो जाएंगे, तब मैं आप लोगों को आपकी रैंक भी बता दूंगा कि आप लोगों की क्या रैंक आई है ना। और लास्ट में मैं आप लोग की चैट्स भी खोल दूंगा। जो भी आप लोग के मन में इच्छा है, जो भी चीजें हैं, जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट है, वो आप लोग मुझसे बोल सकते हो। लेकिन पूरे 35 क्वेश्चन के दौरान आप लोग की जो चैट्स रहेगी दोस्तों, बंद रहेगी। ठीक है, समझ गए? चलिए। सर 4 बजे वाली क्लास क्यों नहीं होती? 4 बजे वाली क्लास का टाइम शिफ्ट करके हम लोगों ने 1 बजे कर दिया है ना। पहले 4 बजे होती थी स्पेशल क्लास, ठीक है। चलिए आ जाइए, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग जवाब देंगे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बताइए। आप लोगों से पूछा जा रहा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। तो कई बार आप लोग समझ चुके हैं इसको। सबसे बड़ा अंग दोस्तों स्किन होगा, त्वचा होगा। और दूसरे नंबर पे क्या होता है दोस्तों? लीवर। तो स्किन नहीं होता है, होगा आपके ऑप्शन में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका लीवर हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो आपकी स्किन होती है ना, इसकी 3 लेयर होती है। कितनी होती है? 3 लेयर होती है। अगर आप लोगों से नाम पूछे तो नाम याद रखेंगे। सबसे ऊपर वाली एपिडर्मिस होती है, देन डर्मिस होती है, एंड देन हाइपोडर्मिस। तो कितनी लेयर होती है? 3 होती है। पहली आपकी एपिडर्मिस, दूसरी डर्मिस, और तीसरी हाइपोडर्मिस। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। आप लोगों से पूछा जा रहा है टूथेड वेल की सबसे बड़ी प्रजाति। दोस्तों, टूथेड मतलब ऐसी जिनमें दांत पाए जाते हैं। क्लियर है क्या? तो सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी है दोस्तों? स्पर्म वेल, ऑप्शन नंबर सी। मैं आप लोगों को एग्जांपल्स बता देता हूं कौन कौन सी आपकी टूथेड वेल्स होती है।
ठीक है, तो ये आप लोग की होती है दोस्तों बॉटल नेस्ट डॉल्फिन हो गया, एक नेरवेल हो गया, एक स्पर्म वेल हो गया, एक किलर वेल हो गया। तो सबसे बड़ी जो होती है वो कौन सी होती है दोस्तों? स्पर्म वेल होती है। अगर हम लोग बात करें इनके द्रव्यमान की, तो दोस्तों ये 35,000 से 57,000 किलोग्राम इनका द्रव्यमान होता है। और अगर लंबाई की बात करें, 20 मीटर इनकी क्या होती है? लंबाई होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। देखो आप लोगों को बोला जा रहा है कि मांसपेशी संकुचलन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए आप लोग दोस्तों अपने हैंड को ऐसे मूवमेंट कर रहे हो, तो आपकी जो मसल्स होती है ना हड्डी के ऊपर, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, ऐसे करोगे तो, और ऐसे करोगे तो दोस्तों क्या होगा? इसकी लेंथ में वृद्धि होगी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, तीन चीज होती है। एक तो होता है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक क्या कहता है आपका? जब आप लोग की जो मसल्स होती है, मांसपेशी होती है, इसकी लंबाई क्या होती है? छोटी होती है। इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है ना? हाँ, इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? जब आपकी मसल्स की लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जैसे आप लोगों से क्वेश्चन में यही पूछा गया था, जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो क्या बोलेंगे उसको दोस्तों? हम लोग कॉन्सेंट्रिक बोलेंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कॉन्सेंट्रिक अगर दिख नहीं रहा तो देखिए, जैसे आप लोग डंबल को उठाओगे तो ये जो आपके मसल्स है इसकी लंबाई क्या होगी दोस्तों? इसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा, इसमें क्या होगी? कमी होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक कंडीशन। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। जो क्रैब्स होते हैं, केकड़े होते हैं, वो कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं? तो बहुत लोगों को फाइलम के बारे में नहीं पता। फाइलम क्या होता है मैं फिर से बता देता हूं दोस्तों। जब आप लोग क्लासिफिकेशंस करते हो, हमारे पास में बहुत तरह के एनिमल है, बहुत तरह के जंतु है। तो पहले हम लोग उनको किंगडम में बांटते हैं। किंगडम का मतलब क्या है? जगत में बांटते हैं। जैसे दोस्तों एक व्यक्ति को आपने बोल दिया ये ऑस्ट्रेलिया का है, एक यूएसए का है, एक इसका इंडिया का है, फिर इंडिया के बाद में आप लोग उसको स्टेट में बांटते हो। सिमिलरली दोस्तों सबसे पहले हम लोग उनको किंगडम में बांटते हैं कि भैया प्लांट किंगडम का है, एनिमल किंगडम का है। अब मान लीजिए एनिमल किंगडम का है, उसके बाद में दोस्तों हम लोग उसको फाइलम में बांटते हैं, संघ में बांटते हैं। तो आप लोगों से पूछा गया दोस्तों जो केकड़ा होता है ये कौन से फाइलम को बिलोंग करता है दोस्तों? ये करता है आपके ऑर्थोपोडा को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे आपका ये हो गया बटरफ्लाई हो गई, ठीक है, आप लोग का दोस्तों केकड़े हो गए, सब किस्म आते हैं आपके ऑर्थोपोडा में आते हैं। कॉकरोच हो गया, ठीक है, तितलियां हो गई, ये सब के सब आपके ऑर्थोपोडा में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। आप लोगों से पूछा गया दोस्तों ऑक्टोपस क्या है? तो देखिए जो ऑक्टोपस होता है इसका फाइलम क्या होता है दोस्तों? ये मोलस्का फाइलम को बिलोंग करता है। कौन से फाइलम का होता है? ये मोलस्का फाइलम। जैसे आप लोगों का दोस्तों आर्थ्रोपोडा एक फाइलम होता है। आर्थ्रोपोडा फाइलम में जितने भी जीव होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती है? ऑर्थ्रो का मतलब होता है दोस्तों जॉइंटेड यानी जुड़ा हुआ, पोडा का मतलब होता है पैर। ऐसे जीव दोस्तों जिनके पैर जुड़े होते हैं, जैसे आपका कॉकरोच हो गया, कॉकरोच को उल्टा करके देखोगे तो देखना उसके दोस्तों पैर क्या होता है? जुड़े होते हैं। तो सिमिलरली एक फाइलम आपका मोलस्का होता है। तो दोस्तों जो आपका ऑक्टोपस होता है ये कौन से फाइलम को बिलोंग करता है? मोलस्का को करता है। तो यानी ये एक क्या हो जाएगा? मोलस्क हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों से पूछा जाए सबसे ज्यादा जंतु कौन से फाइलम में पाए जाते हैं, तो आप लोगों का आंसर होगा ऑर्थोपोडा। सबसे ज्यादा जंतु कौन से फाइलम में पाए जाते हैं? ऑर्थोपोडा में पाए जाते हैं। आप लोगों से पूछे दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जंतु कौन से फाइलम में पाए जाते हैं, वो आप लोग के मोलस्का में पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे। तो मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल्स आफ्टर द ऑर्थ्रोपोडा। मतलब ऑर्थ्रोपोडा के बाद में जो सबसे बड़ा फाइलम है वो कौन सा है? आप लोगों का दोस्तों मोलस्का है, ध्यान आप लोग रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर बताइए।
देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है जब भी आप लोग काफी ठंड में होते हो या फिर दोस्तों आप लोग डर जाते हो, तो आपके जो रोंगटे या फिर आप बहुत ज्यादा जब रोमांचित होते हो तो आपके जो रोंगटे होते हैं दोस्तों, खड़े हो जाते हैं क्या? खड़े हो जाते हैं ना। तो इसके लिए क्या चीज रेस्पॉन्सिबल होती है? तो दोस्तों ये मान लीजिए आप लोग की जो ये क्या है, आपके स्किन पे एक हेयर है, ये क्या है दोस्तों? बाल है। अब ये आप लोगों की क्या होती है दोस्तों? एक मसल होती है। अब आप लोग मुझे खुद बताएंगे, एक बार मैं कमेंट सेक्शन ऑन कर रहा हूं कि दोस्तों जब इस मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बाल आपका खड़ा होगा या बैठेगा? बस मुझे इतने सी बात बता दो। ये मैं बोल रहा हूँ, ये जो मसल है ना, इसकी लंबाई कम हो गई, तो ये बाल आपका खड़ा होगा या ऐसे खड़ा होगा? ऑब्वियसली बात है। तो मैं आपको मोशन बता देता हूँ दोस्तों। ये जो मसल्स है ना, मसल, इसी की वजह से दोस्तों जो आपके बाल होते हैं, रोंगटे होते हैं, खड़े होते हैं, इस मसल को हम लोग बोलते हैं एरेक्टर पेली पेली मसल। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? एरेक्टर पेली मसल। ये बात क्लियर है क्या? अब मैं आपको इसका एनिमेशन बता दूं जिससे चीजें क्लियर हो। देखो इधर आओ। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ध्यान से देखना दोस्तों, है ना। दोस्तों ये देखो, देख पा रहे हो क्या कैसे इस मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ और ये बाल आपका ऊपर खड़ा हो गया? देखो, तो ये जो मसल है ना, ये जो बीच में रेड कलर की दिख रही है, ये मसल का नाम आप लोगों से इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस मसल का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? इस मसल का नाम हो जाएगा एरेक्टर पेली। आई होप आप लोगों को ये डायग्राम दिख गया होगा। ठीक है दोस्तों, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपकी स्क्रीन पे। चलिए चैट्स में बंद कर देता हूं, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, आंसर आप लोग बताएंगे। जब बर्फ बनती है तो जल की एंट्रोपी क्या होता है? जल की एंट्रोपी में क्या प्रभाव होता है? तो जल की एंट्रोपी दोस्तों क्या होती है? डिक्रीज होती है। अब आप लोग बोलेंगे सर एंट्रोपी क्या होता है? दोस्तों एंट्रोपी सिंपली इज द अरेंजमेंट, सॉरी एंट्रोपी सिंपली आप लोग का डी अरेंजमेंट, अव्यवस्था। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि एक क्लास में दोस्तों 3 बेंच है, हर एक बेंच पे मान लीजिए 3 स्टूडेंट बैठे थे, तो आराम से दोस्तों ये अरेंजमेंट के साथ में बैठे थे। अगर मान लीजिए किसी ने यहाँ पर पटाखा फोड़ दिया तो कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा, तो मैं बोलूंगा इस रूम की एंट्रोपी बढ़ गई, यानी अव्यवस्था बढ़ गई। अब आप लोग मुझे कॉमन सेंस लगा के बताएंगे कि गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है या सॉलिड की? भैया गैस की ज्यादा होती है सॉलिड की? अरे मेरे दोस्तों, गैस के मॉलिक्यूल्स तो कोई यहाँ पर भागता है, कोई यहाँ पर भागता है, कोई यहाँ पर भागता है, तो गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है। जबकि सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक जगह फिक्स रहते हैं, है ना, इनमें अव्यवस्था नहीं होती, यानी इनकी एंट्रोपी कम होती है। तो दोस्तों आपकी गैस से कम एंट्रोपी लिक्विड में होती है, और लिक्विड जब आपका सॉलिड बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा, तो एंट्रोपी और कम हो जाएगी। क्या दोस्तों ये चीजें क्लियर हो गई क्या? चलो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। बताए एक बार आंसर। तो देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा था दोस्तों, विटामिन डी की संरचना में क्या पाया जाता है? आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए थे, बहुत जनों ने आंसर दे दिया कॉल कैल्सीफेरॉल। इन्होंने सोचा कि भैया विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। तो उससे मिलता जुलता ये है, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड तो विटामिन सी हो जाएगा, फॉलिक एसिड तो विटामिन बी9 हो जाएगा, और आपका जो रेटिनॉल हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा आप लोगों का? अरे बताओ रेटिनॉल कौन सा हो जाएगा? ये कौन सा विटामिन है रेटिनॉल? विटामिन ए हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप लोग मुझे बताइए, कॉल कैल्सीफेरॉल क्या है? तो पहली बार नाम सुना है मैंने, ये कॉल कैल्सीफेरॉल क्या है? तो देखिए ध्यान रखिए, जो विटामिन डी है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है, आप लोग सभी जानते हो। लेकिन दोस्तों विटामिन डी में भी 2 प्रकार के विटामिन होते हैं। एक तो होता है दोस्तों विटामिन D2, ठीक है, इसके 2 फॉर्म में पाया जाता है, या तो विटामिन D2 के फॉर्म में पाया जाता है, और या फिर आप लोगों का विटामिन D3 के फॉर्म में पाया जाता है। तो मेरे दोस्तों जो विटामिन D2 होता है, इसको तो हम लोग बोलते हैं एर्गो कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं? एर्गो कैल्सीफेरॉल। और जो विटामिन D3 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोल कैल्सीफेरॉल। समझ में आ गया क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं?
दोस्तों विटामिन D3 का दूसरा नाम क्या है? कोल कैल्सीफेरोल है, और विटामिन D2 का नाम क्या है? एर्गो कैल्सीफेरोल है। तो बेसिकली कोल कैल्सीफेरोल क्या है दोस्तों? ये विटामिन डी का ही है, एक आप लोग बोल सकते हो स्ट्रक्चर है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बताइए। देखिए आप लोगों से बोला जा रहा है कौन सा युग्म है जो सही ढंग से मेल नहीं खाता, करेक्टली मैच नहीं है। तो नियासिन आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये तो विटामिन B3 होता है, और विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा डिजीज होती है। थाइमिन कौन सा होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, बिल्कुल सही है। सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विटामिन के आगे आपको लिखा हुआ है स्टेरिलिटी। अब देखिए आप लोग सभी जानते हैं विटामिन के की कमी से ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। विटामिन के की कमी से ब्लड की कमी, ये ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। और स्टेरिलिटी किसकी कमी से होता है दोस्तों? विटामिन ई की कमी से होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका करेक्टली मैच नहीं है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे क्या हुआ दोस्तों, अब फोन आ जाता है यार, गलती से उस पे रह गया जनरल पे। और इवन तो मेरे जेब में रखा था, मेरे से तो मैं आपको बता रहा हूँ मेरा हाथ में इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब मैं हाथ भी नहीं दे पा रहा जेब में, मतलब इतना ज्यादा पता नहीं क्या सही नहीं हो पा रहा। वो है ना, मैंने आपको बताया था ना काफी, ये देखो हाथ सीधा नहीं हो रहा, बीच में सीधा हो गया था, वापस पेन होने लग गया बहुत ज्यादा। मैं आपको बता नहीं सकता मेरे साथ में क्या, देखो जिसके साथ में होती है ना उसको पता पड़ता है, आप सोच नहीं सकते मेरे साथ में क्या हो रहा है अभी तो। मतलब मेरे लिए आज इतना बड़ा दिन है, आज और संडे को, मतलब मेरा एक बहुत बड़ा कुछ काम है। आप ईश्वर से प्रार्थना करें वो मेरा काम हो जाए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या काम था, ठीक है? प्रॉमिस है, मैं आपको बताऊंगा एक बार काम बन गया तो, ठीक है? तो आप प्रे करना कि हाँ जो मेरा काम है वो बन जाए, फिर मैं बताऊंगा संडे के बाद में क्या काम था। चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए बताएं। देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है दोस्तों, जो आपके इंटेस्टाइन है, जो आपकी आंत है, आंत में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, उनके द्वारा किसका संश्लेषण किया जाता है, यानी किसका निर्माण किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, जितने भी विटामिन होते हैं आप लोग फूड के माध्यम से लेते हैं, लेकिन दो विटामिन ऐसे हैं जो आपकी बॉडी में खुद निर्माण हो सकते हैं, विटामिन डी और विटामिन के। विटामिन डी तो आप लोग जानते हो सूर्य के प्रकाश से आप लोग की बॉडी में बनता है। विटामिन की के आपकी इंटेस्टाइन जो होती है ना आंत, उसमें बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ई कोलाई, और इस ई कोलाई के माध्यम से विटामिन के और विटामिन B12 दोनों का निर्माण होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है लेंस का जो नियम होता है किसके संरक्षण के नियम का एक परिणाम है, या फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है दोस्तों जो लेंस का नियम है किस पे बेस्ड है? तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, ऊर्जा के संरक्षण पे ही आधारित है। अब लेंस का नियम होता क्या है आइए समझते हैं। देखिए मान लीजिए कोई मैग्नेट है, आप लोग जानते हो मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक तो नॉर्थ पोल होता है, एक क्या होता है साउथ पोल होता है। समझ गए बात को? अब आप लोग ये भी जानते हो कि दोस्तों नॉर्थ पोल से क्या निकलती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, कहां पर खत्म होती है? आपके साउथ पोल पर खत्म होती है। अब जैसे मान लीजिए मैग्नेट है, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है। अब आप लोग मान लीजिए दोस्तों इसके पास में कॉइल लेकर आए, कुंडली लेकर आए, तो जब कॉइल आप लोग इसके पास में लेकर आओगे तो इससे गुजरने वाली, जैसे मान लो दोस्तों जब दूर रखी है तो मान लेते हैं केवल एक ही गुजर रही है, लेकिन जब आप लोग और पास में लेकर आओगे तो अब इससे कितनी लाइन निकल रही है? चार निकल रही है ना। तो फैराडे क्या बोलता है?
फैराडे का नियम समझो पहले कि जब भी आप लोग किसी कॉइल को किसी मैग्नेट के पास में लेकर जाओगे या दोस्तों दूर लेकर जाओगे तो इससे गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से इस कॉइल में क्या फ्लो होने लग जाती है, करंट फ्लो होने लग जाती है। ये बात बताई फैराडे ने। इसके बाद में भैया लेंज आए। लेंज ने बोला कि जब भी कोई कॉइल में करंट फ्लो होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जैसे मान लो कुंडली है, अब देखो ऐसे क्लॉकवाइज भी फ्लो कर सकती है या एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकती है। तो लेंज के नियम ने बताया कि किसी भी कॉइल में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसकी दिशा कुछ इस प्रकार से होगी कि दोस्तों वो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करेगी। अब आप बोले सर समझ में नहीं आ रहा, फ्लक्स परिवर्तन कैसे? समझा दूं क्या? थोड़ा सा टाइम लगेगा, बताओ। समझा दूं क्या? थोड़ा सा टाइम लगेगा, समझो दोस्तों, है ना। इधर आओ, देखो 1 मिनट लगेगा मैक्सिमम, लेकिन समझो मेरे दोस्तों। मान लीजिए कोई ये एक वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रही है। ध्यान रखेंगे किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो होती है तो वो किसकी तरह ट्रीट करता है? अरे वो किसकी तरह बिहेव करता है? एक मैग्नेट की भांति वह व्यवहार करता है। चलो सर समझ में आ गया। अरे मेरे दोस्तों ये एक कोई कुंडली है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, दिशा कैसी है? क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्त है। तो क्या ये भी एक चुंबक की तरह कार्य करेगा क्या? अरे करेगा ना, बिल्कुल करेगा। दोस्तों ये एक दूसरी कुंडली है, इसमें भी करंट फ्लो हो रही है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। तो क्या ये भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा क्या? करेगा। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि कौन से पोल की तरह करेगा? तो जब भी कोई कुंडली होती है जिसमें दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज करंट फ्लो होती है, तो देखो ऐसे डायग्राम बना लो, कुछ ऐसा मैच खा रहा है क्या? तो ये एक साउथ पोल की तरह, ये एक दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करेगा। और जब भी किसी कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होती है तो ऐसे ध्यान रखो, ये एक नॉर्थ पोल की तरह, उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करेगा। एक पॉइंट समझ में आ गया क्या? एक पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट समझाऊं, अब आओ। अब जैसे मान लीजिए मेरे दोस्तों ये कोई एक मैग्नेट थी, ये पोल आप लोग मान लीजिए दोस्तों नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मेरी बात ध्यान से समझना, मेरी बात ध्यान से समझना, मेरी बात दोस्तों प्लीज ध्यान से समझना। दोस्तों पहले कॉइल ये यहां पर थी, अब ये कॉइल पास में आई। मान लीजिए जब पहले यहां पर थी, इससे कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही थी? एक निकल रही थी। जब ये कुंडली को पास में लेकर आए, इससे कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही है? 3 निकल रही है। क्या फ्लक्स में मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हुआ क्या? क्या करंट फ्लो होगी क्या? लेकिन मुझे डायरेक्शन बताओ, ये मतलब ये जो कॉइल होगा नॉर्थ पोल की तरह करेगा, साउथ पोल की तरह? तो दोस्तों जब आप लोग का यहां से यहां पर आया तो फ्लक्स में क्या हुआ? फ्लक्स में क्या हुआ? वृद्धि हुई। तो दोस्तों ये नॉर्थ पोल की तरह क्या करेगा? क्रिएट एक वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब नॉर्थ पोल क्या होते हैं? आपस में रिपेल करते हैं। क्योंकि जो भी फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, मतलब कहने का मतलब है जो भी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हुआ, ये चाहेगा वो परिवर्तन नहीं हो, इसलिए दोस्तों ये रिपेल होगा, वापस दूर और जाएगा। तो वापस दूर कब जाएगा? क्योंकि नॉर्थ पोल आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो नॉर्थ पोल का मतलब क्या दोस्तों? इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये लेंज का नियम है, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है लेंज का नियम किस पे बेस्ड होता है दोस्तों? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। अरे क्लियर है कि इतना सा बात ध्यान रख लो, आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी चैट्स अभी बंद कर रहा हूं, लास्ट में खोलेंगे चैट्स, टेंशन ना लीजिएगा आप लोग। आ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। निम्नलिखित में से किसमें नॉट का प्रयोग किया, का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? स्पीड के लिए किया जाता है। अब ये नॉट होता क्या है? तो जो भी दोस्तों शिप होते हैं, शिप की जो गति मापी जाती है वो नॉट में मापी जाती है। अगर आप लोगों से पूछे नॉट का मतलब क्या होता है, नॉट का मतलब होता है, नॉट आपकी स्पीड है, जिसमें क्या होता है 1.15 माइल्स पर आवर। ये जो स्पीड है इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 1 नॉट बोलते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है कि 50 वाट का तो बल्ब है
और बोला जा रहा है कि जो 1000 जूल की एनर्जी का जो उपयोग है वो कितने समय में करेगा। आप लोग जानते हैं पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन, कार्य करने की दर, यानी कितना वर्क करा है, कितना कार्य करा है और कितने समय में करा है। तो दोस्तों वर्क भी क्या होती है, एक प्रकार की एनर्जी तो होती है, एक प्रकार की ऊर्जा तो होती है, बिल्कुल होती है। तो आपको देखिए पावर कितना दिया हुआ है, ये 50 दिया हुआ है। एनर्जी कितना दिया हुआ है आपको, 1000 जूल दिया हुआ है। आप लोगों से टाइम पूछा, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम आपका हो जाएगा 1000 बटे 50, और 1000 बटे 50 कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। और समय को किस में मापते हैं, सेकंड में नापते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। देखिए आप लोगों से बोला जा रहा है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम से होकर गुजरता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होकर गुजरता है, ऐसे कुछ कर लो ना। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, पानी है, ऊपर क्या है, एयर है। तो जब भी प्रकाश की किरण एयर से वाटर में जाएगी, मतलब एयर वायु एक अलग माध्यम है, आपका पानी एक अलग माध्यम है, तो जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन। दोस्तों चाहे परावर्तन हो चाहे अपवर्तन हो, किसमें चेंज नहीं होता है दोस्तों, फ्रीक्वेंसी में, आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान आप लोग रखेंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों ये फेनेरो गेम्स कर लेना ना, फेनेरो गेम्स कर लेना इसको। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। देखो दोस्तों समझो बात को, देखिए आप लोगों के जितने भी प्लांट होते हैं ना, ध्यान से समझिएगा, जितने भी पौधे होते हैं आप लोग उनको दो प्रकार में क्लासिफाई कर सकते हो। एक तो होता है दोस्तों क्रिप्टोगेमिया, एक तो क्या होता है दोस्तों, क्रिप्टोगेमिया, और एक आपका होता है फेनेरोगेमिया। एक कौन सा होता है, फेनेरोगेमिया, या फिर आप लोग इनको फेनेरोगेम्स भी बोल सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। मैंने क्या बोला, जितने भी प्लांट्स होते हैं, पौधे, वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है क्रिप्टोगेमिया, एक होता है फेनेरोगेमिया। दोस्तों क्रिप्टोगेमिया क्या होते हैं, जिनमें बीज पाए जाते हैं, सॉरी जिनमें बीज नहीं होते हैं। और आपके फेनेरोगेमिया क्या होते हैं, जिनमें बीज होते हैं। अब दोस्तों क्रिप्टोगेमिया के कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, आपके थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सभी के सभी दोस्तों क्रिप्टोगेमिया के एग्जांपल है। समझ गए बात को। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है इनमें से फेनेरोगेमिया कौन सा है या फेनेरोगेम्स कौन सा है, दोस्तों ये तीनों के तीनों आपके क्रिप्टोगेमिया है या क्रिप्टोगेम्स आप लोग बोल सकते हो, एक भी फेनेरोगेमिया या फेनेरोगेम्स नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आप लोग सभी जानते हो बैंगन, जो आप लोग दोस्तों सब्जी के रूप में खाते हो। तो ये जो बैंगन है इसी का ही एक दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर्म है, मतलब हमने खुद निर्माण करा है, आपका नेचुरल प्रोड्यूस नहीं हुआ। इस फॉर्म को हम लोगों ने बोला बीटी ब्रिंजल। अब बात आती है इसका निर्माण क्यों करा बीटी ब्रिंजल का, इसका क्या उद्देश्य था, इससे ऐसा क्या मिल रहा है। तो दोस्तों इसका जो यूज होता है वो किसमें होता है, पेस्ट रेजिस्टेंस बनाने में या कीट प्रतिरोधी बनाने में, है ना। कीट प्रतिरोधी बनाने में इसका यूज करा जाता है, किसका, बीटी ब्रिंजल का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। आप लोगों को बोला कि इनमें से कौन से मेटल का इस्तेमाल हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में करा जाता है। दोस्तों हाइड्रोजनेशन क्या होता है, सिंपली हाइड्रोजन का जुड़ना। और ये आप लोग प्रक्रिया क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप लोग घी को वनस्पति तेल में कन्वर्ट करना चाहते हो। दोस्तों उल्टा ही यार, वनस्पति तेल को घी में आएगा ये,
वनस्पति तेल को आप लोग घी में परिवर्तित करना होता है आपको, तब जाके आप लोग क्या करते हो, ये प्रोसेस करते हो। और ये प्रोसेस क्या है, सिंपली हाइड्रोजन का जुड़ना। तो देखिए दोस्तों, जो आप लोगों का वेजिटेबल ऑयल होता है, वनस्पति तेल होता है, अगर आप लोग इसमें हाइड्रोजन जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ये वनस्पति घी बन जाएगा। तो इस प्रक्रिया में एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, एक उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है। उस उत्प्रेरक का नाम क्या है, निकल। और दोस्तों उत्प्रेरक क्या होता है, जो रिएक्शन रेट को फास्ट कर दे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा 35 सेकंड का समय दूंगा, आराम से देख लो। देखिए, आप लोगों से पूछा जा रहा है, आपको नीचे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उन पे आप लोगों को ध्यान रखना है। और बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों, वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, बिल्कुल सही है। जो आपका वॉशिंग सोडा है, इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, और फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। आप लोगों को बोला जा रहा है दोस्तों, जो गैल्वेनाइजेशन जो प्रक्रिया है, उसमें किसका इस्तेमाल करा जाता है, जिंक का करा जाता है। कि बिल्कुल, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, किसी भी चीज को जंग से बचाने के लिए। जैसे आपको स्टील को जंग से बचाना है, तो उसके ऊपर दोस्तों जिंक की एक लेयर चढ़ा दी जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। आप लोगों से पूछा, बोला जा रहा है CaSO4.2H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है क्या? गलत है दोस्तों, ये तो जिप्सम का फॉर्मूला है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो CaSO4.12H2O होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आप लोग जानते हो दोस्तों, पानी में जो हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट की वजह से होती है। तो ये स्टेटमेंट भी आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताएंगे। आप लोगों को बोला जा रहा है कि दोस्तों, आप लोग जानते होंगे घर में प्लास्टिक के स्विच होते हैं, और जो मग होते हैं ना, इसमें आप लोगों का जो इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, बेकेलाइट इस्तेमाल होता है। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है, बेकेलाइट किससे मिलकर बनता है दोस्तों, ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से मिलकर बनता है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किससे मिलकर बनता है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड का मेन सोर्स आप लोगों को बताना है, प्रमुख स्रोत क्या है। तो देखिए, जब भी आप लोग लकड़ी जलाओगे तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब भी आप लोग फॉसिल फ्यूल का कंबशन करोगे, दहन करोगे, तो इनसे कौन कौन सी गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड आप लोगों की प्रोड्यूस होती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसे मैं आप लोगों को बोलूं, जो फॉसिल फ्यूल होगा आप लोग का, जब भी आप लोग इसका कंबशन करोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलते हैं, सल्फर भी निकलता है। तो आप लोगों से ये पूछा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मेजरली निकलता किससे है। तो इस फॉसिल फ्यूल का जब आप लोग कंबशन करोगे, जब आप लोग ईंधन को जलाओगे, सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। ब्राउन शुगर सॉल्यूशन, या ब्राउन शुगर विलियन कर लो आप, या शर्करा विलियन बोल लो हिंदी में। दोस्तों, जो ब्राउन शुगर सॉल्यूशन होता है, अगर आप लोग इसको रंग रहित करना चाहते हो, मतलब इसका जो कलर होना, जो कलर है ब्राउन, उसको अगर आप लोग डिसअपियर करना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा। आप लोग दोस्तों इसको चारकोल के साथ में क्या करिए, बॉईल करिए, उबालिए इसको। किसके साथ में, चारकोल के साथ में। तो इसका जो कलर हो जाता है ब्राउन रंग, वो क्या हो जाता है दोस्तों, चारकोल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। आप लोगों से बोला जा रहा है कि यदि कोई बल, फोर्स F किसी वस्तु पर विस्थापन S की दिशा में लग रहा है। कहने का मतलब है दोस्तों, कोई आप लोगों की क्या थी, कोई सरफेस थी,
इस सरफेस पे मान लीजिए दोस्तों क्या रखा हुआ है, कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब दोस्तों इस पे आपने क्या लगाया, एफ फोर्स लगाया। अब ये बॉडी मान लीजिए यहां से डिस्प्लेस करके मान लीजिए यहां पर आ गई, है ना। तो इसकी विस्थापन की दिशा कौन सी है दोस्तों, यही तो है विस्थापन की दिशा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यही तो है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या है, फोर्स की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच में कोण। और दोस्तों यहाँ पर दोनों एक ही दिशा में है, यानी दोनों की दिशा के बीच में कोण कितना है, 0 डिग्री है। और कॉस जीरो का मान कितना होता है, 0 होता है। तो जब भी दोस्तों जीरो को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्ग क्या आ जाएगा, आई एम सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, कॉस जीरो का मान कितना होता है दोस्तों, 1 होता है ना। कॉस जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है। तो वर्ग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। आमतौर पर बिजली के बल्ब में भरी जाने वाली गैस कौन सी है। तो देखिए वैसे तो आप लोग की क्या कौन सी भरी जाती है, आर्गन भरी जाती है। लेकिन आर्गन के साथ में, आर्गन तो ऑप्शन में है नहीं, तो आर्गन के साथ में दोस्तों कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन भी भरी जाती है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आर्गन गैस के साथ में दोस्तों नाइट्रोजन भी आप लोगों का थोड़ी मात्रा में भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। जो दोस्तों अपना लोअर एटमॉस्फेयर है ना, ये वाला पार्ट की बात कर रहा है, ये इस वाले की है ना, ट्रोपोस्फेयर की। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा घटक क्या है, तो अगर हम लोग बात करें मेजरली जो पाया जाता है वो आपका 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा, सबसे बड़ा सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम एसिटिक एसिड है। तो दोस्तों जो सिरका होता है, इसी को ही हम लोग जनरली एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। और अगर आप लोगों से पूछा जाए एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, तो CH3COOH इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। बिजली के माध्यम से, करंट के माध्यम से किसी सामग्री पर किसी वांछित धातु, मतलब जो भी आपको डिजायर्ड मेटल है जिसकी आप लोगों को कोटिंग करनी है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई स्टील है, तो इसमें दोस्तों हम लोग करंट का यूज नहीं करते। जो आपका जिंक होता है वो पहले से मोल्टन स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, आप लोग उसमें डुबा देते हो, बाहर निकालते हो, तो उसके ऊपर क्या आ जाती है, कोटिंग आ जाती है। इसमें हम लोग करंट का इस्तेमाल नहीं करते। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। आप लोगों से बोला जा रहा है डैश में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्न तापमान तक ऊष्मा का संचार होता है। दोस्तों अणुओं की वास्तविक गति किसमें होती है, कन्वेक्शन में होती है, जिसको हम लोग हिंदी में संवहन भी बोलते हैं। कैसे गति होती है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक कंटेनर है, इसमें आप लोगों ने क्या फिल किया हुआ है दोस्तों, पानी भरा हुआ है। अब आप लोग गर्म कर रहे हो, तो होगा क्या दोस्तों, जो भी पानी की नीचे वाली लेयर होगी वो इस कंटेनर के कांटेक्ट में आएगी, उसका तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने के साथ में जो डेंसिटी होती है, घनत्व कम होता है, यानी वो हल्का हो जाएगा। तो हल्का हो जाएगा, वो जाएगा ऊपर, ऊपर वाला आएगा नीचे, फिर उसका तापमान बढ़ेगा, डेंसिटी कम, वो जाएगा ऊपर ही नीचे। तो दोस्तों सर्कुलेशन होगा। तो जब आप लोगों का वास्तविक गति होती है आप लोगों की अणुओं की, तो ये मोशन, ये आपका टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर कौन सा कहलाता है, कन्वेक्शन कहलाता है, संवहन कहलाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। मेथेनॉल का आपसे क्या पूछा है, केमिकल फॉर्मूला।
दोस्तों क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि मेथेनॉल का दूसरा नाम क्या है? इस मेथेनॉल का दूसरा नाम क्या बता सकते हो क्या आप लोग? फॉर्मूला मत बताओ, नाम बता दो आप तो। पूरा बताओ यार, फॉर्मिक नहीं, वुड स्प्लिट नहीं, अरे मैं कौन से नाम, मैथिल एल्कोहल। तो दोस्तों मेथेनॉल का दूसरा नाम हो जाएगा मैथिल एल्कोहल। कौन सा हो जाएगा? मैथिल एल्कोहल। और आप लोगों से इसका फॉर्मूला पूछा जाए तो फॉर्मूला हो जाएगा CH3OH। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आपके स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, बताइए। देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा, वैसे तो सी और डी दोनों होना चाहिए, लेकिन जब आप लोग को दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग का ज्यादा आंसर होगा, क्योंकि देखिए वैसे तो ये दोनों ही ग्रीन हाउस आप लोग की गैसेज है, लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है वो किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। अब आप लोग बोलेंगे यहाँ पर ग्रीन हाउस से क्या लेना देना है, आइए समझते हैं। देखिए ये हो गई आप लोगों की अर्थ, ये हो गया दोस्तों सन। अब देखिए सन से क्या होती है दोस्तों, आप लोगों को पता है हीट रेज आती है, ठीक है, आप लोगों की हीट की रेज आती है। ये जो रेज होती है इनका दोस्तों 70% पार्ट क्या हो जाता है दोस्तों? रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? 70% भाग रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे जो हमारी अर्थ है इसके एटमॉस्फेयर में कुछ गैस पाई जाती है, जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको एब्जॉर्ब कर लेती है और वापस पृथ्वी की ओर ही भेज देती है, जिसकी वजह से पृथ्वी के चारों ओर हीट बनी रहती है। इन गैसेस को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। तो ये सभी के सभी ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। कब ग्रीन हाउस गैस है? जब ये ट्रोपोस्फेयर में होती है, जब ये ट्रोपोस्फेयर में होती है। और जब ये स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, यानी जब ये समताप मंडल में होती है, तब तो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन अगर ये शोभ मंडल में होता है तो ये एक प्रदूषक की भांति व्यवहार करती है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। देखिए आप लोगों को पता है टैबलेट पीसी द्वारा स्क्रीन पर लिखने के लिए, स्क्रीन पर लिखने के लिए दोस्तों ये देखो मेरे हाथ में क्या स्टाइलस ही है, ये मेरे हाथ में क्या भी स्टाइलस ही है, तो ये किसका यूज करते हैं हम लोग? स्टाइलस का करता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये आप लोगों के प्रोटोकॉल नहीं है, कोबोल हो गई, जावा हो गई, C++, ये तो आप लोगों की लैंग्वेज है। जो प्रोटोकॉल है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? TCP/IP। अभी आप लोगों से NTPC में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, उसकी फुल फॉर्म याद रखोगे दोस्तों, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये आप लोगों का एक प्रोटोकॉल हो जाएगा, बाकी के जो तीन ऑप्शन थे वो क्या हो जाएगी? आप लोग की लैंग्वेज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर बताएंगे। आप लोगों से पूछा जा रहा है किस राशि की इकाइयां समान होती है? तो वर्क की क्या होती है दोस्तों? जूल होती है। एनर्जी की भी क्या होती है? जूल होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहां पर देखिए फोर्स की न्यूटन होती है, पावर की वाट होती है। वर्क की जूल होती है, पावर की वाट होती है, फोर्स की न्यूटन होती है, वर्क की जूल होती है। तो केवल ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्टली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। देखो आप लोग को बोला जा रहा है घर में एक महीने में 300 इकाई या 300 यूनिट एनर्जी की खपत हुई, तो आपको ये जो एनर्जी है वो जूल में बताना है। ध्यान रखेंगे दोस्तों एक यूनिट में कितनी एनर्जी होती है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। कितनी होती है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अगर आपको 300 यूनिट में बताना है तो 300 इंटू
3.6 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो गया, तो 36 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 7 हो जाएगा। देखो 10 की पावर 6 ये रहा, और एक जीरो ये रहा, तो 10 की पावर 7, और ये आपका 36 इंटू 3 बन जाएगा। तो देखो 36 इंटू 3 क्या हो जाएगा, तो एक बार आप लोग 35 मान लो, 35 70 70 80 105। ठीक है, तो 105 इंटू 10 की पावर 7, तो इसको मैं कहीं ना कहीं 10.5 इंटू 10 की पावर 8 लिख सकता हूँ, कहीं ना कहीं 1.05 इंटू 10 की पावर 9 लिख सकता हूँ ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे आपका तो 1.05 आ रहा है। अरे तो दोस्तों मैंने तो क्या करा, ये आप लोग का 36 इंटू 3 है ना, मैंने इसको 36 की जगह पर 35 मान लिया, कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल करने के लिए। 3 और ऐड कर लो यार, 105 की जगह 108 हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो 1.08 इंटू 10 की पावर 9, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। दोस्तों हार्ट पेस मेकर में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल करा जाता है। ये क्या होता है हार्ट पेस मेकर, दोस्तों जो आप लोग के हृदय के कोई रोगी होते हैं, तो उनकी अगर हृदय गति कंटिन्यू नहीं हो पाती, तो हम लोग क्या करते हैं, पेस मेकर यूज करते हैं उनके हार्ट बीट को कंटिन्यू रखने के लिए। तो ये आप लोग का जो पेस मेकर होता है, इसको बनाने में किसका इस्तेमाल करा जाता है, प्लूटोनियम का किया जाता है। किसका, प्लूटोनियम का। और अगर आप लोगों से पूछे प्लूटोनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, प्लूटोनियम प्लूटोनियम का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 94। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, और ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों सुसाइड बैग किसे बोलते हैं, आत्महत्या का बैग किसे बोलते हैं, या आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं, तो ये बोलते हैं दोस्तों लाइसोसोम को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों सेल होता है, सेल के अंदर होता है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर दोस्तों एक लिक्विड पाया जाता है, अगर वो लिक्विड बाहर आ जाए तो दोस्तों वो सेल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जब सेल मैच्योर हो जाता है, लाइसोसोम दोस्तों फट जाता है, और ये लिक्विड आपका बाहर आ जाता है और पूरी सेल को खत्म कर देता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को आपकी रैंक बता देता हूं, आप लोगों की रैंक क्या आई है आज के टेस्ट के बेसिस पे। आप लोग देख सकते हो टोटल 35 क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं, उसके बेसिस पे आप लोगों को आपकी रैंक मिल गई होगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों। एवरी संडे को न्यूमेरिकल का क्लास लीजिए, ठीक है ले लेंगे। और बताओ, इतनी सी टेंशन लेते हो आप। चलिए 958, 4402, और बताओ 1503, 701, 415। चलिए दोस्तों जो भी रैंक आए अच्छी बात है, आप लोग परेशान ना हो। डेली सुबह 9:30 बजे वाईफाई स्टडी चैनल पे भी क्लास होती है मेरी, और दोस्तों 1 PM पे यहाँ पर क्लास रहेगी। मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए जिससे आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। 11 जनवरी से सभी टॉप टीचर्स के टॉप बैच स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, बेस्ट प्लेटफॉर्म है एसएससी प्रिपरेशन के लिए। और दोस्तों आप लोगों को क्या करना होगा, इसका गेट सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा, सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे एक ही सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, तो आप लोग का 12 महीने का दोस्तों 6500 का है, नीरज 11 लगाओगे तो ये आपका कितने का पड़ जाएगा, 5850 का। अगर रेलवे की बात करो तो दोस्तों 12 महीने का मात्र और मात्र दोस्तों फीस कम हो गई है, 3000 रुपए का हो गया, ले सकते हो आप लोग। तीन नीरज 11 लगाओगे 2700 का पड़ जाएगा, 1 साल का, 2 साल का 3240 का। चलिए दोस्तों, कल मैं आप लोगों की क्वेरी नहीं ले पाया था, आज मैं आप लोगों की क्वेरी लेता हूँ, जो भी आपके मन में इच्छा है चीजें आप लोग मुझे बोलिए। सर एनालिसिस नहीं हुआ कल का, मुझे पता है दोस्तों कल का एनालिसिस नहीं हुआ। जैसे मैं बता रहा हूँ 5-6 दिन से मैं बीमार चल रहा हूँ, इसलिए 4-5 दिन से मैं एनालिसिस नहीं कर पाया। मेरी कोशिश ये होती है जो बच्चों के लिए पहले ज्यादा जरूरी चीज है वो मैं करवाऊं, जैसे 1 बजे वाली क्लास सुबह 9:30 मिस नहीं करता। आपको एनालिसिस तो बहुत जने करवा रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो मिल ही जाते हैं ना। भुवनेश सर भी आपको करवाते हैं वाईफाई स्टडी चैनल पे, तो मतलब मैं वही चीज स्किप करता हूँ जो मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो उसकी वजह से ना। और बताइए सर, मेरा 27 फेब को एग्जाम है, ऑल दी बेस्ट आपका। सर एनवायरमेंट पर्यावरण, हाँ एनवायरमेंट के क्वेश्चन ऐड कर लेंगे, टेंशन मत लो। आपके सभी प्रकार के क्वेश्चन ऐड कर लूंगा एनवायरमेंट के। अब जब एनवायरमेंट के क्वेश्चन ऐड होंगे तो एनवायरमेंट के करेंगे, थोड़ा एक बार फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का थोड़ा सा और बेस अपना स्ट्रांग हो जाए। एनवायरमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऐड करूंगा, टेंशन ना ले आप। और बताओ सर, सर ऑल दी बेस्ट आपको। ओके सर, आप किसको प्रॉमिस करने वाले हो, किसको नहीं, आपको करेंगे ना प्रॉमिस, प्रॉमिस और प्रॉमिस आपके साथ निभाया मैंने।
आपको बोला था एनटीपीसी से पहले कि भैया आप टेंशन मत लो, आपका जब तक एनटीपीसी के एग्जाम खत्म नहीं होंगे आपके साथ में मैं मेहनत करता रहूंगा। बताओ एक भी दिन में क्लास बंद करी क्या? अब वो एक दो दिन जब बीमार होने की वजह से क्लास बंद हो जाती है वो बात अलग है, बट ऐसे नहीं छोड़ा कि 10 दिन का गैप दे दिया, 4 दिन का गैप दे दिया। बताओ ऐसा कुछ हुआ है क्या एक बार भी? क्या एनटीपीसी के जब से फर्स्ट डे से यूट्यूब पे भी मैंने आपको पूरा थ्योरी वाला पार्ट पढ़ा दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। आपको यहाँ पर भी मैंने कुछ भी आपको ऐसे नहीं होगा कि मैं जा रहा हूँ। वैसे मेरा जाने का प्लान था बीच में 4-5 दिन का, लेकिन मैं सोचा नहीं अभी बच्चों के पेपर बाकी है तो आ रहा हूँ, अभी नहीं जा सकते, फिर मैं ट्रिप ही मैंने कैंसिल कर दिया। टुमारो इज माई एग्जाम, गिव मी ऑल दी बेस्ट आप सभी को दोस्तों। बिल्कुल मस्त रहिए, आराम से चिल रह के पेपर दीजिए, ज्यादा टेंशन ना लीजिए आप लोग, ठीक है। और दोस्तों प्लीज अपने जीके के क्वेश्चन इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दे जब भी आपका पेपर हो, 7374 019 437 जीके के क्वेश्चन, ठीक है। जीके के क्वेश्चन कर देना, केवल और केवल जीके के क्वेश्चन है ना, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर देना जब भी आप लोगों का पेपर हो। और अपनी शिफ्ट भी बता देना कि सर मेरी ये शिफ्ट थी, ये डेट थी, ठीक है। एग्जाम के बाद में बहुत मेरे को हेल्प मिलेगी, ठीक है दोस्तों। चलिए हाँ, इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम पे, टेंशन मत लो। कल सेकंड शिफ्ट में, तो दोस्तों इस नंबर पे आप लोग अपने क्वेश्चंस व्हाट्सएप कर दिएगा, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच।